प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में स्वागत है। जीवाणु के बाद में हम एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम वायरस कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वायरस या विषाणु क्या होते हैं, किस प्रकार से वे अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं, वायरस के बारे में, उसके सजीव होने या निर्जीव होने के बारे में क्या धारणा है, इन सारी बातों के ऊपर हम आने वाले इस ई लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वायरस का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वायरस की बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और वायरस की खोज किस प्रकार से हुई, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 18वीं सेंचुरी के अंदर कुछ बॉटनिस्ट जो है टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के ऊपर कार्य कर रहे थे और इसी क्रम में 1892 में डी इवानोवस्की, जिसने ये पता लगाया कि अगर टोबैको की पत्तियों के अंदर जो मोज़ेक प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, इसके फिल्ट्रेट को अगर वापस ताज़ा पत्तियों पर डाला जाए तो उसके अंदर रोग की उत्पत्ति होती है। इसे उसने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की कि जो फिल्ट्रेट है वो बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि जब उसने बैक्टीरिया प्लस वायरस के मिक्सचर को जब उसने एक बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा छाना तो बैक्टीरियल फिल्टर के अंदर उसने देखा कि जब बैक्टीरियल फिल्टर के ऊपर की ओर बैक्टीरिया ऊपर रह गया और वायरस छन करके नीचे की ओर निकल गया। और जब इस फिल्ट्रेट को उसने पत्तियों के ऊपर पुनः डाला तो उसने पाया कि उसके अंदर जो है संक्रमण उत्पन्न हो गया। ये सिद्ध करता है कि ये ऑर्गेनिज्म जीवाणु ना होकर के कुछ उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया के फिल्टर से छन करके नीचे की ओर चला जाता है। और ये जो बीमारी है वो सेफ ट्रांसमिसेबल है और हम कह सकते हैं कि जो है उसके रस के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ये संक्रमण करने की क्षमता रखती है। इसी क्रम में द फिल्ट्रेट was fully capable of producing the original disease in new host. Nothing could be seen in the filtrate using the most powerful microscope, nor could anything be cultivated from the filtrates. Ivanovsky concluded that the bacteria was so small or they made a filtrable toxin. जैसा कि आपको बताया गया है कि इवानोवस्की ने जब उस फिल्ट्रेट को डाला और फिल्ट्रेट से रोग उत्पन्न हो गया तो उसने पाया कि जो है ये जो ऑर्गेनिज्म था वो जीवाणु से भी छोटा था, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। और उसने ये बताया कि ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है और एक फिल्ट्रेबल टॉक्सिन के रूप में जो है बीमारी आगे फैला रहा है। मार्टिनस बेजरनिक ने जो है फिल्ट्रेबल टॉक्सिन को जो कि बताया कि जो है ये एक बीमारी को करने में सक्षम है और ये उसने अपने बेजरनिक ने भी जो है उसकी बात की पुष्टि की, इवानोवस्की की बात की कि जो है वास्तव में ये फिल्ट्रेट जो है रोग को उत्पन्न करने में सक्षम है और इस एजेंट को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। हम कह सकते हैं कि इसको न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इट इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड रिक्वायर्स ए होस्ट दैट इज़ लिविंग होस्ट। और इसीलिए जो इवानोवस्की के पश्चात बेजरनिक भी जो है इस बात से संतुष्ट थे या बताया उन्होंने कि जो बात इवानोवस्की ने कही है वो सही है और इस ऑर्गेनिज्म जो कि इस फिल्ट्रेट के अंदर रोग करने में सक्षम है, इसको किसी भी माध्यम के ऊपर कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। लेकिन 1935 के अंदर स्टैनले ने इस एजेंट के क्रिस्टलाइजेशन करके ये संकेत दिए कि ये एक केमिकल स्ट्रक्चर है और हम कह सकते हैं कि जो वायरस को एक क्रिस्टल बना करके लेबोरेटरी के अंदर रखा जा सकता है। Viruses are not classified on into any of the biological classification system. They lie in the threshold of life and non-life. यहाँ पर बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि हम कहते हैं कि जो ये रोग करने में सक्षम है और केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहते हैं कि जो ये क्रिस्टल बना करके लेबोरेटरी के अंदर रखा जा सकता है। इट मीन्स वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके ऊपर एक विवाद उत्पन्न हो गया और इसी के संदर्भ में उसके नॉन लाइफ और लाइफ के बारे में विभिन्न प्रकार के क्लू दिए गए। जैसे वायरस नॉन लाइफ और हम कह सकते हैं निर्जीव क्यों है, दे आर एसेलुलर, कहते हैं कि जिनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं है, उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है,
किसी प्रकार का उनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, और इसीलिए उनके पास कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं है, और इसीलिए ये एक निर्जीव संरचना है। और दूसरा, वायरस कैन नॉट मूव एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, और हम कह सकते हैं कि जो वायरस अपने स्वयं के आधार पर न तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और न ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है खुद के आधार पर। और इसका लेबोरेटरी के अंदर क्रिस्टल बना कर रखा जा सकता है। इट मीन्स दे आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर एंड इट इज़ नॉन लाइफ स्ट्रक्चर। और इसीलिए जो केमिस्ट लोग थे उन्होंने सभी लोगों ने इसके निर्जीव होने के सबूत पेश किए, लेकिन जो लाइफ और कह सकते हैं कि जिनको हम जीवित होने के जो इसके क्लू है उसके अंदर दे कुड रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग सेल, तो किसी भी जीवित कोशिका के अंदर जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन इन्फेक्ट, ये पौधों के अंदर जो है या एनिमल्स के अंदर संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। और दे यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दी फोर्स एंड द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, क्योंकि ये एक इंटरनल ऑब्लिगेट या इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये किसी भी कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद में अपने लक्षणों को अपने डीएनए के साथ मल्टीप्लाई करके और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर के प्रवेश कर सकते हैं और रोग को फैला सकते हैं, और इसीलिए ये लिविंग है। तो जब ये बात लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में काफ़ी एक दूसरे के पक्ष में क्लू दिए गए, तो बाद में इसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी के रूप में पेश किया गया और कहा गया कि जो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऐसा उसके बारे में ये मत प्रस्तुत किया गया। वायरसेज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जैसा कि हम उसकी साइज़ के बारे में अगर बात करें तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया छोटे होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व एक्सपेरिमेंट में देखा था कि किस प्रकार से वो बैक्टीरियल फिल्टर से छान करके नीचे चले जाते हैं, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनको लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और जो बिगेस्ट साइज़ जो वायरस की है वो 240 से 300 नैनोमीटर की बराबर होती है, जो कि रेड ब्लड सेल का 1/10 होता है, और हम कह सकते हैं साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है। द टीनिएस्ट वायरस इज 20 नैनोमीटर, स्मॉलर देन अ राइबोसोम। सो वायरसेज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड they are filtered by bacterial filters. The origin of viruses, according to a hypothesis, viruses are bits of nucleic acids that escaped from cellular organism. Some traces are from animal cells, plant cells and bacterial cells. They multiply. Origins explains why viruses are specific. ऐसा कहते हैं कि जो ये बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, सब के अंदर बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं और उनके अंदर ये आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो वायरस जो होते हैं वो जाति विशिष्ट होते हैं। हालांकि कुछ जो है वायरसेस जैसे होते हैं जो ब्रॉडर रेंज के अंदर कई सारी होस्ट सेल को संक्रमित भी कर सकते हैं। वायरस के अगर कंपोनेंट हम ज्ञात करना चाहें तो वायरस जो है उसके अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों ही एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से एक ही न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलीय या एक कुंडलीय हो सकता है, इसी प्रकार से आरएनए भी एक कुंडलीय या द्विकुंडलीय हो सकता है। और जो इसका कैप्सिड है वो उसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं। प्रोटीन कोट कई सारी कैप्सोमियर से बन करके निर्मित होता है और ये इस जेनेटिक मेटेरियल को चारों ओर से घेर कर रखता है और उसको बचाव करके रखता है उसके न्यूक्लिक एसिड का। कुछ वायरसेज के अंदर इन दोनों के अलावा बाहर की एक एनवलप भी पाई जाती है, जैसे एनवलप्ड वायरस जो होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कोट के बाहर की ओर एक विशेष प्रकार की एक एनवलप जो है वो भी पाई जाती है। A complete virus is consist of genetic material and protein coat and envelope is called as the virion. विरियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो पूरी एक वायरस की असेंबली के लिए किया गया है, जिसके अंदर एक डीएनए होता है या आरएनए होता है, एक प्रोटीन का कोट होता है और तीसरा उसके अंदर कई बार उसमें एक एनवलप भी पाई जाती है। इसे हम एक पार्टिकल, वायरस का पार्टिकल जिसे हम विरियन भी कहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम समझें तो वायरस के मुख्य रूप से दो कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए या आरएनए कहते हैं वो होता है, और दूसरा उसके अंदर एक प्रोटीन का कोट होता है जो कि कैप्सिड कहलाता है। और कैप्सिड जो है वो कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं उसके द्वारा बना होता है।
यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। किस प्रकार से बाहर की ओर एक एनवलप दिखाई गई जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। अंदर की ओर कैप्सिड दिखाई गई है जो कि प्रोटीन की कोट होती है, और उसमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए अंदर की ओर दिखाया गया है। तो एक हेक्सागोनल वायरस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके चारों ओर एक एनवलप भी दिखाई गई है। ये सभी वायरस के मुख्य कंपोनेंट या भाग कहलाते हैं। वायरस की अगर हम शेप की बात करें तो वायरस में मुख्य रूप से 3 प्रकार की शेप्स पाई जाती है। एक हेलिकल कहलाती है, दूसरी पॉलीहेड्रल या आइकोसोहेड्रल कहलाती है, और तीसरी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना कहलाती है। हेलिकल वायरस, जिसके अंदर वायरस जो है वो एक रोड शेप्ड होता है, और इसे मुख्य रूप से टोबैको मोज़ेक वायरस के उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है जो कि एक रोड शेप्ड वायरस होता है। दूसरा पॉलीहेड्रल या आइकोसोहेड्रल, जिसके कई सारी साइड होती है, और ये वायरस जो है मेनली एडिनो वायरस के उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो ऐसे शेप्स जिसके अंदर उसके कई सारे फ्रंट और कह सकते हैं जिसके कई सारी जिसके साइड्स होती है उसे हम पॉलीहेड्रल या आइकोसोहेड्रल कहते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है जो कि हेलिकल और पॉलीहेड्रल दोनों से मिलकर के बनता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन जिसके अंदर टेल जो है वो हेलिकल होती है और उसका जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल होता है। और इस प्रकार की जो समिति होती है जिसे हम मिश्रित समिति कहते हैं, बाइनाला सिमेट्री कहते हैं जिसको हम। एक होती है हेलिकल, दूसरी होती है पॉलीहेड्रल, और तीसरी होती है बाइनाला सिमेट्री जिसके अंदर दोनों ही प्रकार के ऊपर के जो टाइप दिखाए गए हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बैक्टीरियोफेज जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं उसके अंदर पाया जाता है। मोस्ट एनवलप्ड वायरस दैट हैव स्फेरिकल शेप दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये कुछ वायरसेज की शेप्स यहाँ पर दिखाई गई है फोटो के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं ये रोड शेप्ड वायरस है जिसके अंदर कई सारी कैप्सोमियस दिखाई गई है नीले रंग के अंदर, और अंदर की और नीचे की ओर इसमें जो एक आरएनए इसके एक सिलेंडर के अंदर पाया जाता है। ये पूरा का पूरा एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से नीचे एडिनो वायरस और एड्स वायरस दिखाया गया जो कि एड्स वायरस जो कि एक सर्कुलर एनवलप्ड वायरस है, और एक पॉलीहेड्रल वायरस जो कि एडिनो वायरस का उदाहरण दिखाया गया है, और बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर ऊपर की हब और पॉलीहेड्रल हेड दिखाया गया है, और हेलिकल टेल दिखाई गई जिसके ऊपर कई सारे टेल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको चित्र के द्वारा यूँ देखना चाहें तो ये हेलिकल शेप होती है। इसके अंदर ये कई सारी कैप्सोमियस लगी हुई है जिसको हम पूरा मिलाकर के कैप्सिड कहते हैं, और इसके एक सिलेंडर के अंदर यहाँ पर इसका जो है आरएनए पड़ा रहता है। टोबैको मोज़ेक वायरस का उदाहरण है। इसी प्रकार से ये एडिनो वायरस जो कि एक एनिमल वायरस है, और इसके अंदर ये इसके ऊपर स्पाइक दिखाई दे रहे हैं इसकी एनवलप के ऊपर, और ये पॉलीहेड्रल जिसके कई सारे पैसेज हैं। और तीसरा जो कि बाइनाला सिमेट्री कहलाती है। बाइनाला सिमेट्री के अंदर ये हेलिकल टेल है इसकी, और यहाँ पर की कॉलर कहलाती है, और ये इसका एक पॉलीहेड्रल हेड है, और यहाँ पर टेल प्लेट होती है जिसके ऊपर कई सारे टेल फाइबर्स होते हैं। और एड्स वायरस एक एनवलप सर्कुलर वायरस के रूप में दिखाई देता है जिसके अंदर बाहर की ओर एनवलप है और अंदर की ओर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, और एक प्रोटीन का कोड होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के शेप्स वायरस के अंदर पाए जाते हैं। वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस को समझाने के लिए जो है कई सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे, जिसके अंदर जो ओल्डर क्लासिफिकेशन था उसको LHT लॉफ, हॉर्ने और टोर्नेर का क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर उसकी शेप, उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर पाए जाने वाले कैप्सोमियर्स की संख्या, इसके आधार पर शुरू के जो वर्गीकरण दिए गए थे वो LHT वर्गीकरण के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन बाद में बाल्टीमोर ने जो है इस क्लासिफिकेशन को जो है मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, जीनोम टाइप ने इन सभी के आधार पर जो है नया वर्गीकरण दिया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज devised and implemented several rules on the naming and classification of viruses in 1990. It started at the level of order and at genus. तो वायरस का जो सबसे अंतरिम क्लासिफिकेशन है वो 1990 के अंदर दिया गया था, जिसके अंदर वायरसेज, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस जो विभिन्न न्यूक्लिक अम्ल के आधार पर, उनकी शेप के आधार पर, उनके रेप्लिकेशन करने के तरीके के आधार पर जो है 21 वायरस फैमिली के अंदर डिवाइड किया गया था जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं। द बैक्टीरियोफेज जिसके बारे में हमने बात की थी, मच ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम द स्टडिंग बैक्टीरियोफेज बिकॉज दे कैन बी कल्चर्ड इजीली विद इन लिविंग बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोफेज इज पोसेसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनसाइड देयर कैप्सिड दैट इज प्रोटीन हेड। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज के अंदर ऊपर की ओर एक पॉलीहेड्रल हेड होता है जो कि प्रोटीन का कोड के रूप में पाया जाता है, और उसके अंदर की ओर एक डीएनए पाया जाता है,
और ये जेनेटिक मेटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसे नीचे की ओर एक टेल होती है, जिसके ऊपर की ओर एक कॉलर होती है, और नीचे की तरफ टेल फाइबर्स जो कि एक टेल प्लेट के ऊपर लगे रहते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान टेल फाइबर्स की सहायता से जीवाणुभोजी बैक्टीरिया की कोशिका के ऊपर जाकर के अटैच होता है और अपने डीएनए के अंदर एक टेल के अंदर पाई जाने वाली टेल सीध के द्वारा एक छेद करके और अपनी डीएनए को उसमें स्थानांतरित करने का कार्य भी करता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यह किस प्रकार से बैक्टीरिया का ये बैक्टीरियोफेज का हेड है, और हेड के अंदर की ओर जो है एक डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया गया है, और इस हेड के अंदर कई सारी कैप्सोमियर्स हैं, और ये पॉलीहेड्रल शेप के अंदर है, जबकि इसकी टेल जो है वो हेलिकल है। टेल दिखाई गई है, नीचे टेल प्लेट दिखाई गई है, और कई सारे इसके अंदर टेल फाइबर्स दिखाए गए हैं। तो बैक्टीरियोफेज की संरचना एक बाइनाला सिमेट्री, और हम कह सकते हैं जिसको हम मिश्रित जटिल सममिति को प्रदर्शित करती है। और जीवाणुभोजी किस प्रकार से आगे रेप्लिकेट करता है, किस प्रकार से ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को अंजाम देता है, दूसरे लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले द्वितीय लेक्चर के अंदर इसका वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।